अस्सलामुअलैकुम। सितंबर ख़त्म होने वाला है। अक्टूबर में ऑटम का महीना होता है, ख़िज़ां का महीना होता है। हमारी हवा अभी से खुश्क और गर्द आलूद हो गई है, तो हमारे पास जो है वो नज़ले ज़ुकाम के केसेस आने शुरू हो गए हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब ये किससे होता है, क्यों होता है, कैसे दूसरों को लगता है, इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, कौन लोग ज़्यादा रिस्क में हैं और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मरियम अतीक। जो नज़ला खांसी है, ये कॉमन कोल्ड और फ्लू जो है इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कॉमन कोल्ड थोड़ा सा हल्का होता है, माइल्ड होता है और ये कोई 200 से ज़्यादा अलग अलग तरह के वायरस जो हैं वो इसको कॉज करते हैं, जिसमें से कॉमनस्ट जो है वो राइनो वायरस है। और जो फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज करता है। कॉमन कोल्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और उसमें जो है वो सर दर्द और बुखार वगैरह ज़रा कम होता है। उसमें छींकें ज़्यादा आती हैं और जो फ्लू है उसको एकदम से वो स्टार्ट होता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, जो कि 100.4 से ज़्यादा की तरफ ही जाता है और उसमें खांसी ज़ुकाम भी आपको ज़्यादा होता है। तो इसके क्या सिम्टम्स हैं और ये लगता कैसे है? ये एक दूसरे से लगता है। जो हमारे नाक से, मुंह से जब हम छींकते हैं, जब हम खांसते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। वो अराउंड 1 मीटर के एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं और जो लोग हमारे आसपास होते हैं उनको लग जाता है। कमरा अगर बंद है तो ये बहुत घंटों तक कमरे में फैले रहते हैं और इसी तरह लोगों को लगाते रहते हैं। फिर इसके अलावा एक दूसरे से डायरेक्टली भी लगता है कि आपने जो है वो हाथ के अंदर छींक दिया, खांस दिया, आपने जो है हाथ, मुंह, आँख जिनसे पानी निकल रहा है, मुख्तलिफ रतूबात निकल रही हैं, उनको हाथों से साफ़ किया और फिर आपने वो हाथ जब अपने जगह जगह लगा दिए तो दूसरे लोग भी अगर उसी जगह पे हाथ रखते हैं तो उससे भी ये वायरस उन तक पहुँच जाता है। तो अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सर में दर्द होगा, आपको हल्का फुल्का सा बुखार होगा, फ्लू है तो ज़्यादा तेज़ बुखार होगा, फिर आँखों से आपके पानी बहेगा। उसके अलावा आपके नाक में से छींकें आएंगी या आपका नज़ला बह रहा होगा या फिर आपको नाक बिल्कुल बंद महसूस होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी। इसी तरह से आपके कानों में दर्द हो सकता है और फिर आपके गले में ख़ारिश, छिलावा महसूस होना, इरिटेशन महसूस होना, ये हो सकता है और साथ ही आपको एक खुश्क किस्म की खांसी हो सकती है इसी इरिटेशन से। और बार बार ऐसा लगेगा कि नाक के पीछे से कोई टेस्टलेस किस्म का फ्लूइड जो है वो आपके गले में उतर रहा है और उसको आपको बाहर करना है, जिसके लिए आप खांसेंगे। तो अगर इस किस्म के आपके पास सिम्टम्स होते हैं तो आपने जो है वो डॉक्टर से रुजू करना है। ख़ास करके अगर आपको पहले से कोई एज़मा वग़ैरह की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है या और कोई रेस्पिरेटरी एलर्जी पहले से है या आपको कोई COPDs हैं, आपको कोई एम्फाइसीमा की प्रॉब्लम है, तो उनमें ये सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू कीजिए, अपने सिम्टम्स का मुआयना करवाइए और उसके हिसाब से आप दवाई लीजिए। फिर आपने अपने लेवल पे क्या करना है वो भी आपको बताते हैं। तो दवाइयों में क्या होगा? सर दर्द के लिए, बुखार के लिए आपको बुखार की गोली दी जाएगी, पॉन्स्टन, पैनाडोल, टाइलेनॉल, इस किस्म की। नज़ले को कम करने को, उसे पतला रखने को आपको एंटी एलर्जीज़ दी जाती हैं और फिर आपके नाक में डालने के कतरे दिए जाते हैं अगर आपका नाक बिल्कुल बंद है, ताकि आपका सांस दोबारा बहाल हो। आपको नॉर्मल सलाइन के स्प्रेज दिए जाते हैं ख़ासकर बच्चों को, ताकि उनका एयरवे क्लियर हो और वो सांस भी सही से ले सकें और खाना वगैरह सही से खा सकें। फिर आपको गरारे करने होते हैं नमक के पानी से या डिस्प्रिन के पानी से, डिपेंडिंग, डॉक्टर आपको बता देगा कि अंदर कितनी ज़्यादा आपकी सोजिश हो रही है उससे, ताकि आपका थ्रोट जो है वो सूद हो जाए, वो उसमें इरिटेशन नहीं हो। फिर आपको स्ट्रेप्सोल्स दी जा सकती हैं, लॉजेंजेस दी जा सकती हैं ताकि आपको खांसी नहीं आए। फिर आपके अगर सर में बहुत दर्द हो रहा है कि आपकी सिक्रीशंस जो हैं वो सर में जमती जा रही हैं, तो उसके अंदर आपको जो है वो भाप लेनी होती है। उसमें आप विक्स डाल लें या आप उसके अंदर मेंथॉल क्रिस्टल्स डाल लें और फिर थोड़ा सा पानी उबाल के उसके अंदर वो आप डालेंगे और अपना चारों तरफ तौलिया रख के अपना मुंह और नाक से उसमें गहरे गहरे सांस लेंगे 5-10 मिनट के लिए।
और इसी तरह खांसी है तो आपको खांसी का शरबत दिया जाएगा। तो ये सब तो आपको डॉक्टर बता देंगे। आपने ख़ुद क्या करना है, आपने रेस्ट करना है बहुत सारा ताकि आपकी क़ुव्वत मदाफ़त बेहतर हो। आपने अच्छी डाइट लेनी है ताकि आपके अंदर एनर्जी आए। उसमें आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, मीट सब कुछ होना चाहिए ताकि आपके पास डिफरेंट वाइटामिन्स मिलें आपको, विटामिन सी, जिंक, मिनरल्स, विटामिन B12, ताकि आप इस डिज़ीज़ को जल्दी से फाइट कर सकें। फिर आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है इसमें, क्यों? ताकि आपकी जो है ये जो नेज़ल सिक्रीशंस हैं, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं जो गाढ़ी होकर आपको ज़्यादा तंग करती हैं, वो पतली रह सकें और वो आसानी से ड्रेन हो सकें। इसी तरह फ्लू में जो है वो इंसान में पानी की डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक जंग जारी होती है जरासीम और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के दौरान आपस में। तो जैसे हम कुछ वर्कआउट करते हैं, भागते दौड़ते हैं तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है, तो इसी तरह इसमें भी हमें पानी ज़्यादा पीना है। फिर हम एक वार्म बाथ लें गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से, ताकि हमारा सिस्टम सारा जो है वो सूद कर जाए, ये सिक्रीशंस आसानी से ड्रेन हो जाएं। हम गर्म लिक्विड्स पिएं, जैसे यखनी है, जैसे क्लियर सूप्स हैं, और कोई गर्म दूध है, और लीमू हम डाल के पिएं गर्म पानी में शहद के साथ, तो वो सब हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। फिर जो आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है वो यही है कि अगर आप छींकते हैं, अगर आप खांसते हैं, तो आप अपनी एल्बोज़ के अंदर खांसें, डायरेक्ट हाथों पे नहीं खांसें क्योंकि यही रतूबात दूसरी जगह इन्फेक्शन फैलाएंगी। आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिए, आंखें साफ़, नाक साफ़, जो भी आपने साफ़ करना है बलगम, उन सब के लिए। और फिर उस टिश्यू पेपर को सेलोफेन के अंदर डाल के बंद करके फेंकें, ऐसे ही खुला हवा में ना रख दें। फिर आपने जो है अपनी एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत करती रहनी है क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। तो ये सारी बातें आपने खुद से करनी है। डॉक्टर की दवाई आपको पहले ही मिल जाएगी और आपने जो है वो इस बीमारी से जल्द अज जल्द निकल आना है। अब सारा साल ये होती है, लेकिन अक्टूबर से लेके फरवरी तक जो है इसके केसेस ज़्यादा होते हैं मौसम की वजह से, हवा की वजह से। और इस पिछले साल में अक्टूबर 2022 से लेके 26 मई 2023 तक अभी तक दुनिया में 19,000 से लेके 58,000 डेथ्स हो चुकी हैं इस छोटे से कॉमन कोल्ड और फ्लू से। तो ये सबके साथ तो ऐसा नहीं है। तो वो कौन लोग हैं जो ज़्यादा एट रिस्क हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन से मरने के लिए, जिनकी की मौत वाक़ई हो जाती है इसकी कॉम्प्लिकेशन से? वो लोग हैं जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, ख़ास करके जो 2 साल से छोटे हैं। फिर उसी तरह से जो बूढ़े हैं, जो 65 ईयर्स 65 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, उनमें ये रिस्क ज़्यादा है। कोई 70% लोग तो उसी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कि इनकी कॉम्प्लिकेशन से वफ़ात पा जाते हैं। फिर जो हामला ख़वातीन हैं उनमें इसकी रिस्क ज़्यादा होता है कि उनको फ्लू हो जाए, उनको कॉमन कोल्ड हो जाए। फिर जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनका BMI जो है वो 40 से ज़्यादा है, दे आर मोर प्रोन टू इट। जिनका क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम जो है वो अफेक्टेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग जिनको कि मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर होते हैं, या वो लंबे अरसे से कोई स्टीरॉयड थेरेपीज़ ले रहे होते हैं, या वो जिनको HIV या एड्स है, उनको भी फ्लू बहुत ख़तरनाक हो सकता है उनके लिए। फिर वो लोग जिनको पहले से लंग की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जिनको दमे का प्रॉब्लम है, जिनको COPDs हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ेज़, जिनको एम्फाइसीमा वगैरह है, उनमें ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती है, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। फिर जो लोग ऑलरेडी दिल के मरीज़ हैं, उनमें ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती हैं। और इसी तरह से जिनके अंदर डायबिटीज़ है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं लाइक डायबिटीज़, उनको ये ज़्यादा रिस्क फैक्टर उनके लिए भी ज़्यादा है। इसी तरह से जिनको गुर्दे की बीमारी है, जिनको जिगर की बीमारी है, जिनको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, वो भी एट रिस्क हैं ज़्यादा। और जिनको दिमागी प्रॉब्लम है, जिसमें दौरे पड़ते हैं, जिसके अंदर न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एपिलेप्सी, मिर्गी जो है, जिनको वो है, जिनको दौरे पड़ते हैं, या फिर वो जो कि पैदाइशी तौर पे सेरेब्रल पॉल्जी का शिकार होते हैं ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो उन लोगों में ये ज़्यादा रिस्क
रिस्की हो जाता है। तो अगर आप इसमें से किसी ग्रुप को भी बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ अपने सिम्टम्स को लाइट मत लीजिए, डॉक्टर को बर वक्त कंसल्ट कीजिए ताकि टाइम के ऊपर आपका इलाज हो सके और प्रॉपर इलाज हो सके। और ये छोटी सी बीमारी जो कि 7 दिन से 14 दिन में वैसे ही ठीक हो जाती है, कहीं आपके लिए जानलेवा ना साबित हो जाए। तो अगर आपका बुखार जो है वो दवाई से और अपनी एहतियात के बावजूद मुस्तकिल चल रहा है, आपकी खांसी बढ़ती जा रही है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? इसके कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले तो साइनस कंजेशन हो सकती है कि जी वायरल इन्फेक्शन तो ये है, ऊपर से साथ में बैक्टीरियल भी हो गई तो साइनोसाइटिस हो जाता है। फिर इसी तरह जो है वो आपको मिडल ईयर की इन्फेक्शन हो सकती है। फिर आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। आपको अगर ये लंग्स में चली जाती है और लंग्स में जो है वो पस भर जाती है, छोटे छोटे एयर सैक्स में लंग्स सॉलिड हो जाते हैं, निमोनिया हो जाता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फिर इसी तरह से आपको अगर ये दिल की तरफ चला जाता है, उसके मसल्स को पे जाके अटैक करता है तो वहाँ पे सोजिश हो जाती है, आपको मायोकार्डाइटिस हो सकता है। आपके पूरे जिस्म में अगर ये मसल्स को अटैक करके बहुत ज़्यादा सोरनेस पेन्स कॉज कर दे तो मायोसाइटिस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। और इसी तरह से अगर फ्लू का वायरस आपके दिमाग में चला जाए, बाकी दोनों में होते हैं, कॉमन कोल्ड में और फ्लू में एक्स्ट्रा जो है अगर वो दिमाग की तरफ चला जाता है तो वहाँ आपके दिमाग के टिश्यू में वो जाके सोजिश कर देता है, जिसको एनकेफेलाइटिस कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन और एनकेफेलाइटिस जो है वो फ्लू में ज़्यादा होती है, कॉमन कोल्ड में नहीं होती। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें और अपनी एहतियात रखिए। बहुत कंटेजियस है ये, तो प्लीज़ अगर आपको हो जाती है तो दूसरों को इससे बचाने की कोशिश कीजिए। ये आपका फ़र्ज़ है एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड पर्सन, कि अब आपको हो गई है तो दूसरों को इसको लगने से महफूज रखें। तो अपना बहुत ख्याल रखिए एंड स्टे सेफ एंड एंजॉय द सीज़न। एंड इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।